हेलो बच्चा लोग, आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनका चांस है एग्जाम में आने का। तो हम लोग लगातार इसी तरीके से पिछले 1-1.5 महीने से क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं। 400 से 500 क्वेश्चन इसी तरीके के हम लोग लगाए, जिनकी एग्जाम में आने की संभावना लगभग 80 से 85% तक है। ठीक है, तो कम से कम उस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना तो 90% है, और वही क्वेश्चन आने की संभावना तो कम होती है, लेकिन अगर टाइप भी मैच करता है तो अगर हम पढ़े हैं तो फिर वो बेनिफिट करता है एग्जाम में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग कुछ उसी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको क्लास शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है ताकि हम सारे क्वेश्चन को समझ पाए, और कोई भी क्वेश्चन छोड़ना हमारे लिए थोड़ा दिक्कत होती है ना, क्योंकि कौन क्वेश्चन कहाँ आ जाएगा ना हमको मालूम है ना आपको मालूम है। लेकिन ये है कि जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो उन क्वेश्चन को करने से हमारा जो है एग्जाम में हेल्प होता है। तो हम लोग इन क्वेश्चन को करेंगे और फिर उससे हमारा बेनिफिट होगा। देखिए, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पिछली क्लास में हम लोगों ने मैथ का क्वेश्चन सॉल्व किया था। चलिए, ठीक है, देखिए मॉडल पेपर 4 के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं। तो क्या सबसे पहला क्वेश्चन है कि निर्वात में स्थित दो आवेश के बीच आकर्षण बल। निर्वात में स्थित दो आवेश, एक आवेश यहाँ पर है, दूसरा आवेश यहाँ है, बीच में निर्वात है, हवा पानी कुछ भी नहीं है। ठीक है, इनके बीच आकर्षण बल लग रहा है। आकर्षण बल यानी कि फोर्स लग रहा है। आकर्षण बल कितना लग रहा है? एफ लग रहा है। ठीक है सर, यदि दोनों आवेश यानी कि चार्ज, आवेश का मतलब होता है चार्ज, के बीच माध्यम कांच, यानी कि इनके बीच, इन दोनों के बीच अभी तक क्या था? कुछ भी नहीं था, हवा भी नहीं था, निर्वात था। ठीक है, तो अब क्या किया गया? इनके बीच यदि यदि कांच रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए भाई? इनके बीच कांच रख दिया जाए, कांच डाल दिया जाए। ठीक है, कांच रख दिया जाए और जिसका परावैद्युतांक यानी कि के, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, वो कितना हो? 6 हो। ठीक है, कितना हो? 6 हो। 6 हो, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहिए या फिर परावैद्युतांक कहिए, दोनों एक ही चीज है हिंदी और इंग्लिश में। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि के कितना है? 6 दिया गया है। तो अब आकर्षण बल क्या होगा? मतलब पहले जब कुछ भी नहीं था, निर्वात था, तो उसके बीच आकर्षण बल एफ लग रहा था। अब इसके बीच हमने क्या किया? एक शीशा डाल दिया, एक कांच डाल दिया, और ऐसा कांच डाला जिसका परावैद्युतांक यानी कि डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है वो कितना है? 6 है। तो आपको बताना है कि अब इनके बीच आकर्षण बल वही लग रहा होगा कि कुछ बदल गया होगा। आपका ऑप्शन है एफ, यानी कि जो पहले था वही लग रहा है, या फिर 6 एफ 6 गुना हो गया, या फिर 6 भागों में बट गया, 6 भाग हो गया उसका, एक छठा हम उसको कहेंगे, है ना, या फिर 0 हो गया, मतलब कि अब बिल्कुल बल लग ही नहीं रहा है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछे, ये बहुत आपको जानने वाला क्वेश्चन है, दिमाग में रखने के लिए है, बहुत आसान है, लेकिन जिसको नहीं पता उसके लिए तो फिर कुछ नहीं, कभी नहीं कर पाएगा। तो देखिए, जो भी फोर्स निर्वात में लग रहा है वो फोर्स, और जो मीडियम का परावैद्युतांक होता है उसको अपॉन में रख दीजिए, यानी कि के को। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है नया फोर्स निकालने के लिए। जब हम किसी भी दो आवेश के बीच में कोई माध्यम रख देते हैं तो उनके बीच का जो बल निकालते हैं, वो निकालते हैं कि निर्वात में कितना लग रहा था और उसका परावैद्युतांक कितना है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको डिवाइड करेंगे तो नया बल हमको मिलेगा अब उनके बीच। तो जो हमारे पास बल लग रहा था वो तो एफ ही था, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है? 6 है। तो दैट मीन्स कि इसके बीच अब जब शीशा हमने रख दिया, कांच रख दिया, तो अब उसके बीच बल लग रहा होगा F/6, 6 भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर वो 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा था तो अब कितना लगेगा? 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ठीक है, बात क्लियर बाड़े? चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए सर, इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन,
है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब एक प्रकाश की किरण वायु से कांच की एक पेटिका में प्रवेश करती है, ठीक है, मतलब कि एक प्रकाश की किरण है, वो हवा में से जा रही है और कांच के अंदर घुसती है और प्रवेश करके बाहर निकलती है। मतलब डायग्राम अगर हम बनाए तो ये देखिए, ये प्रकाश आपका जा रहा है, ये हवा है, ठीक है, ये इधर हवा है, आपका बिंदी बिंदी रख देते हैं, थोड़ा धूल उल के कण है, और बीच में एक कांच रखा हुआ है, मान लीजिए कांच की पेटी रखी है या पेटी का जो भी आप कह सकते हैं, और इससे टकराते हुए बाहर निकलता है, ठीक है। तो पूछ रहा है प्रवेश करती है तब, केवल प्रवेश करती है, बाहर यहाँ पर तो लिखा नहीं है, तो हम बस इतना ही लिखेंगे, है ना, जो क्वेश्चन में कहा है उतना ही करते हैं, क्यों, हम आगे आगे भागे, है ना। प्रवेश करती है तब उसकी तरंग दैर्घ्य बढ़ जाएगी, क्या, उसकी तरंग दैर्घ्य बढ़ जाएगी, उसकी तरंग दैर्घ्य बढ़ जाएगी, चलिए बोल देते हैं, लिखने में टाइम लगेगा, आपका भी टाइम जाएगा। उसकी तरंग दैर्घ्य बढ़ जाएगी, उसकी तरंग दैर्घ्य घट जाएगी, या फिर उसकी आवृत्ति बढ़ जाएगी। उसके बाद लिखा है न तो तरंग दैर्घ्य और न ही आवृत्ति बदलती है, तो क्या होगा इसमें। तो देखिए क्या होगा कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा लाइट वाले चैप्टर में, कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जब कोई भी प्रकाश ये क्या है, विरल माध्यम है। विरल का मतलब है कि विरल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मतलब ज्यादा डेंस नहीं है, डेंसिटी इसकी कम है, विरल है मतलब लेस डेंस है। और उसके बाद यानी कि जब कोई किरण जो होती है, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन यानी कि मोर डेंस में जाती है, ज्यादा डेंसिटी में जाती है, तो उसकी जो चाल होती है वो कम हो जाती है, धीमी हो जाती है, क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से, क्योंकि जो मतलब जो उसका वेग होता है वो कम हो जाता है, तो वेग कम होने से वेग तरंग दैर्घ्य के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वेग कम होने से उसका तरंग दैर्घ्य भी कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है, तरंग दैर्घ्य। तो जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ वायु से कांच में प्रवेश करती है, तो उसका वेग घटता है, वेग घटने की वजह से उसका तरंग दैर्घ्य सीधे सीधे कम हो जाता है। क्या होगा, तो इसका ऑप्शन होगा कि उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगा, यहां पर लिख लीजिए, उसकी तरंग दैर्घ्य, उसकी तरंग दैर्घ्य घटती, उसकी तरंग दैर्घ्य घटती है। क्या होती है, उसकी तरंग दैर्घ्य घटती है, कम हो जाती है। अब यहाँ पर एक और चीज आई थी, आवृत्ति, तो आवृत्ति के लिए भी हम आपको बता दें, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, तो आवृत्ति कभी भी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी कभी भी बदलती नहीं है, चाहे वो हवा से शीशे में घुस जाए, शीशे में हवा में घुस जाए, फिर आगे घुस जाए, उसमें उसका जो आवृत्ति है वो चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी बदलती नहीं है, उसी फ्रीक्वेंसी से वो चलेगी, ठीक है, ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया, इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, है ना, थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इसके बाद कैसा क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। उत्तल लेंस से बने किसी वस्तु का, उत्तल लेंस, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस है, इससे कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, सीधा और आभासी, सीधा और आभासी, ठीक है, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा, तो सत्य आपको बताना है, सत्य बताना है भाई, झूठ नहीं बोलना है, सत्य ही बताइएगा, ठीक है। u सॉरी यहाँ पर क्या है, u माइनस वी, और क्या है, v इज ग्रेटर देन u, ठीक है, और लास्ट में क्या है, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो अब बताइए भाई इसका ऑप्शन, ये सब देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपको अच्छे कैसे पहचानने हैं, आईआरटी के लेवल के क्वेश्चन कैसे पहचानने हैं, सबसे पहला चीज, वो क्वेश्चन आपको, ज्यादातर क्वेश्चन से जब देखेंगे तो
किन्हीं एक दो चैप्टर से घुमाया फिराया रहे, उसका ऑप्शन दूसरे तरीके से दिया रहेगा, है ना। ज्यादातर ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको एकदम सीधे सीधे फिगर में नहीं मिलेगा, आपको वेरिएबल के फॉर्म में मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा, है ना। और वो किसी ना किसी एग्जाम में आया होगा और किसी न किसी बुक का होगा। ये सब 3-4 पॉइंट्स हैं जो पहचानने के लिए कि आईआरटी में, तो इन्हीं सब पहचान को करके ये इस बुक में सारे क्वेश्चन डाले गए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस बुक का जितना क्वेश्चन है सारा लगा डालिए। चलिए, तो हम लगवा ही रहे हैं फिलहाल। तो देखिए क्या कह रहा है, उत्तल लेंस है, सीधा और आभासी बनता है। सीधा आभासी कब बनता है, जब हमारा ये सेंटर और फोकस के बीच में हमारा वस्तु रखा जाता है। तो ये कैसा बनता है भाई, प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए। हमने आपको एक बार और कहा था कि जो दर्पण की जितनी 6 प्रॉपर्टीज है और उत्तल लेंस अवतल लेंस जितनी प्रॉपर्टी की कहाँ रखने पे कहाँ बनता है, वो आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो याद रहने से एक दो क्वेश्चन आपका सही होने का चांस है, तो क्यों हम उसको छोड़े, याद कर ले हम उसको, है ना। तो जो वस्तु होता है, जो प्रतिबिंब होती है, वो वस्तु से बड़ी बनती है, ये हमको मालूम है। तो हम चाहें तो सीधे इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो वस्तु का जो होती है वो छोटी होती है, प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ये हमको मालूम है कब, उत्तल लेंस में जब सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है तब। अब आप कहेंगे सर इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझाइए, तो ये एक नोन चीज है कि ऐसा रखने से ऐसा बनता है, ऐसा रखने से इस पे बनता है, फोकस पे रखने पे वहां पे बनता है, केंद्र पे रखने पे वहां बनता है, पूरा डिफाइन है, एक पूरा चार्ट है, उसको आप याद कर लीजिए। उसमें समझाने का आए तो फिर वो पूरा क्लास लेनी पड़ेगी फिर उसमें। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि उत्तल लेंस में सीधा और आभासी प्रतिबिंब जब बनता है तो वस्तु छोटी रहती है और उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है, ये आपको मालूम है। बड़ा बनने का मतलब ये है कि उसका जो मैग्नीफाइंग होता है वो बड़ा होता है 1 से, है ना। और ये m हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं v अपॉन u से, v अपॉन u से, यानी कि जो प्रतिबिंब की डिस्टेंस और जो हमारे वस्तु की डिस्टेंस होती है पोल से। तो अगर हम यहाँ 1 रखें तो अब इसको तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं सीधे, तो इसको अगर इधर कर दे तो v इज ग्रेटर देन u हो जाएगा, है ना। तो v हमेशा v ज्यादा होता है u से, ठीक है, यानी कि प्रतिबिंब दूर बनता है ज्यादा पोल से। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को, है ना। क्योंकि उत्तल लेंस है, सीधा आभासी तब बनता है जब हमारा प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है। और वस्तु से बड़ा होने का मतलब देखिए 3 चीज होती है। जैसे आपसे कहा कि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों एक समान है, तो जो m की वैल्यू है वो 1 आ जाती है ना। अगर हमने कहा कि प्रतिबिंब बड़ा है तो ये आ जाता है। हमने कहा कि प्रतिबिंब छोटा है, वस्तु हमारी बड़ी है, तो ये वैल्यू ये आ जाती है। ये 3 आपने पढ़े होंगे, है ना। नहीं पढ़े हैं तो इसको ध्यान रखिए। तो जब यहाँ पर हमको मालूम है कि प्रतिबिंब बड़ी है तो ये कंडीशन लगेगा, है ना, और ये कंडीशन लगेगा। और m की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं लेंस में, कैसे निकालते हैं, v अपॉन u, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो जब v अपॉन u निकालते हैं तो उसी के हिसाब से हम रखें, और रखें तो ये आ गया हमारे पास में सोल्यूशन निकल के, ठीक है। चलिए दिमाग में रखिए, आगे बढ़ते हैं। ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि हम लोग कई क्वेश्चंस लगाना है ना। पिछले क्लासेस में कुछ हम लोगों ने मिस्टेक किया, मिस्टेक मतलब क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं किया, जो हम लोग 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लगाते थे, लेकिन उसके हिसाब से टाइम ही कम रहता था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, नहीं तो हम लोग और भी क्वेश्चंस लगाते, लेकिन इतना क्वेश्चन सफिशियंट है। कुछ आप लोग भी अपने प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए क्या क्वेश्चन है, अच्छा दिख रहा है ना आप लोग को, एक सेकंड थोड़ा एक सेटिंग कर देता हूँ बस। आप लोग का कैमरा हिल रहा होगा, बट 1 सेकंड, एक सेकंड लीजिएगा बस, ठीक है। बस बस। आपको लग रहा होगा पूरा ऐसा दुनिया हिल रही है ना, कैमरा हिलता है तो। चलिए कोई बात नहीं। क्या है, अब ध्यान से देखिए। दो कण, दो कण जिन पर, दो कण है, एक कण ये है और दूसरा कण ये है, ठीक है। दो कण जिन पर Q1 तथा Q2 आवेश है, क्या बात है, ये आवेश का क्वेश्चन तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है भाई।
तो ये वाला क्वेश्चन तो एकदम दिमाग में छप गया होगा ना कैसे करना। Q1 Q2 हाँ एक निश्चित दूरी पर रखने से, मतलब एक निश्चित दूरी है, फिक्स डिस्टेंस है जो भी होगी, r मान लीजिए, नहीं दिया है तो r मान लीजिए, रखने से एक दूसरे पर F फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक दूसरे पर F फोर्स लगाते हैं। जी सर। यदि दोनों कणों की बीच की दूरी को घटाकर, इनके बीच की दूरी को घटा करके क्या कर दिया जाए? अब दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन देखिए, ये घटा दिया गया दूरी, दूरी को घटा करके एक तिहाई कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? 1/3 कर दिया जाए। तो 1/3 मतलब क्या? डिस्टेंस का 1/3। तो डिस्टेंस का 1/3 यानी कि r का 1/3 कितना होगा? r/3 होगा। ठीक है सर, कर दी जाए। तथा प्रत्येक कण का आवेश दोगुना कर दिया जाए। प्रत्येक कण का आवेश दोगुना, इसका भी दोगुना, इसका भी दोगुना। तो इसको हम लिखेंगे 2q1 और इसको लिखेंगे 2q2। अभी तक Q2 था, अभी 2q2 हो गया, दो लोग क्यूट हो गए हैं। इसके बाद क्या है, कर दिया जाए तो अब बताइए अब फोर्स क्या होगा? अब इसके बीच फोर्स क्या होगा, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। बहुत आसान क्वेश्चन, इस तरीके के हम लोग कई क्वेश्चंस लगा चुके हैं, बच्चा बच्चा इसको जानता है कैसे करना है। यही हम कहे हैं कि हर एक टाइप के क्वेश्चन को ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए ना कि जब आप उस क्वेश्चन को पढ़ें तो आपको लगे कि यार इस क्वेश्चन को तो ऐसे करते हैं, ये प्रोसीजर है। प्रोसीजर दिमाग में रहना चाहिए, तभी मजा आएगा, है ना। किसी को तैयारी करने में 2 साल 3 साल क्यों लग जाता है? जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी जो लोग करते हैं, बड़े लोग, बड़े मतलब अभी आपसे तो बड़े होंगे ना, आपके भैया लोग होंगे, तो उनको टाइम क्यों लग जाता है 2 साल 3 साल? क्योंकि उनको ना मतलब प्रैक्टिस करते करते, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते, क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते करते उनको पैटर्न मालूम चलता है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे होता है। और कभी आप गौर किए होंगे किसी ना किसी को, तो जैसे आप देखेंगे कि एक एग्जाम जैसे ही कोई आदमी क्वालिफाई कर लेता है, फिर वो थोड़ा सा एफर्ट करता रहता है तो कई सारे एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है ना। तो ये पैटर्न बन जाता है क्योंकि उसको आइडिया लग जाता है हर चीज का कि अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे आते हैं, क्या है क्या नहीं है, पूरा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो वही चीज देखिए बाबू लोग, क्या है फॉर्मूला, क्या होता है फोर्स निकालने का? के Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर, ये बेसिक फॉर्मूला होता है, कई बार हम आपको बता चुके हैं। तो अब पहला जब हमने फोर्स निकाला तो पहला फोर्स तो हमारा यही आया क्योंकि Q1 था, Q2 था और R का स्क्वायर हमने लिखा, जो बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं। अब हमको निकालना है दूसरा F, सेकंड कंडीशन में, तो उसको हम F डैश कह देते हैं। तो उसमें भी हम K रखेंगे और अब हमारा जो Q है, मतलब पहला वाला जो आवेश है, फर्स्ट आवेश और इनटू सेकंड आवेश होता है, मल्टीप्लाई होता है दोनों आवेशों का। तो पहला आवेश हमारे पास में क्या है? 2q1 और इनटू में 2q2। ठीक है सर। और जो हमारे पास में बीच का डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर, तो r/3 का स्क्वायर कर दीजिए सर, r/3 का स्क्वायर कर दीजिए। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहां से आ जाएगा k और यहां से आ जाएगा 4q1 q2, और यहां से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा r स्क्वायर और अपॉन में 3×9, है ना। अब देखिए इसको क्योंकि ये देखिए ये पूरा हार में है तो ये 9 ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये जो ऊपर नीचे नहीं कर पाता है वो बच्चा फिर मार खाएगा हमसे, है ना। हम उस बच्चों को फिर बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे। चलिए, इसलिए इसको जानिए कि ये कैसे ऊपर नीचे जाता है। अरे यार ये हर है ना, इसमें बटे 1 कर दीजिए और इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, 9 का ऊपर होगा, है ना, ऐसे समझ लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि ऊपर जाएगा तो टोटल आएगा 36, क्योंकि 9 चौक 36, और ऐसे देखिए यहाँ पर k हो गया और यहाँ पर 36 हो गया और यहाँ पर Q1 हो गया, Q2 हो गया, और नीचे क्या बचा? R का स्क्वायर, है ना। और अब हम, क्योंकि जो हमारा F डैश है, जो नया फोर्स निकालेंगे उसको हमको F के टर्म में लिखना है, तो इसको ढूंढना है कि ये चीज आपको इसमें कहीं दिख रही है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो इतना आपको भाग दिख रहा है, ठीक है, ये मूंगफली जैसा, है ना, मूंगफली होती है ना, इसको तोड़ के खाते हैं मूंगफली, इसी तरीके से सा किसी भी शेप में बन जाती है, तो वैसे लग रहा है। तो ये चीज यही है ना सेम। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई में 36 है तो लिख सकते हैं ना 36F। तो हमारा 36 अब क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसा कई क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन जिसका गलत हुआ बहुत मार खाएगा, बहुत। ठीक है, चलिए। देखिए हम लोग व्हाइट बोर्ड पे जरूर पढ़ते हैं। बच्चे कहते हैं सर स्मार्ट बोर्ड ले लीजिए,
कहाँ से ले ले, पैसा दीजिए आप लोग तो ले ले। तो इस व्हाइट बोर्ड पे जरूर पढ़ते हैं लेकिन क्वालिटी मेंटेन करते हैं, है ना। इतने सारे बच्चे प्यार करते हैं, पढ़ते हैं मन लगा करके, कहने का मतलब है प्यार देते हैं, है ना, क्लास को, हमको नहीं। हम कौन होते हैं। चलिए, स्क्रू गेज का मुख्य पैमाना, स्क्रू गेज का मुख्य पैमाना मिमी में, अब स्क्रू गेज का क्वेश्चन आ गया। स्क्रू गेज कह रहा है कि स्क्रू गेज का मुख्य पैमाना, ठीक है, स्क्रू गेज का मुख्य पैमाना मिमी, मिमी एमएम लिख दीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, मिलीमीटर, जैसा भी लिखते हो, मिमी में अंशांकित है, अंशांकित है। तथा वृत्तीय पैमाने पर, वृत्तीय पैमाने पर, जो वृत्तीय पैमाना होता है, जो गोला होता है, ठीक है, पैमाना, आप देखिए स्क्रू गेज सबको हमने पढ़ाया है। अब अगर आप नहीं देखे हैं तो फिर अब आपको दिक्कत हो। स्क्रू सॉरी, वृत्तीय पैमाने पर 100, पैमाने पर 100 बराबर, यहाँ पर रहना चाहिए, 100 बराबर भाग है, 100 बराबर भाग है, ठीक है। उस तार का व्यास क्या होगा, एक तार जो उससे मेजरमेंट किया जा रहा है, स्क्रू गेज से क्या होता है, छोटा छोटा रेडियस, मतलब डायमीटर चेक किया जाता है, थिकनेस चेक की जाती है, बहुत छोटे छोटे चीजों की। तो एक तार का व्यास चेक किया जा रहा है, उससे व्यास समझ रहे हैं ना, तार है उसका डायमीटर पतला सा होगा। तो क्या होगा, जिसको स्क्रू गेज के दोनों स्टड, मतलब दो स्टड होते हैं उसके बीच में आता है और वो मतलब थोड़ा सा दबता है, उसमें बाद चेक होता है कि उसका कितना डायमीटर होगा। दोनों स्टड के बीच रखने पर मुख्य पैमाने पर, उसमें दो स्केल होती है, जैसे वर्नियर स्केल में होती है वैसे इसमें भी होती है। तो मुख्य स्केल पर क्या है, मुख्य पैमाने पर, मुख्य पैमाने पर जो रीडिंग आती है वो 3 चिन्ह आती है। अभी सब समझ जाएंगे, बस ध्यान से देखते रहिएगा कि क्या आती है, 3 चिन्ह आती है। तथा वृत्तीय पैमाने पर, वृत्तीय, वृत्तीय पैमाने पर 60 चिन्ह आता है। कितना आता है, 60 चिन्ह आता है, ठीक है। और क्या दिया है, शून्यांक त्रुटि भी दी है, त्रुटि भी यहां पर दिया है, जीरो एरर भी दिया है। शून्यांक त्रुटि, तो शून्यांक त्रुटि कितना दिया है, +4 चिन्ह, +4 चिन्ह। देखिए स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर, इन सब के क्वेश्चंस को आप दिमाग में जरूर रखिए। इनसे क्वेश्चन पिछली बार तो नहीं आया लेकिन आ सकता है ना, कभी भी, क्योंकि सिलेबस में है और आता रहता है इसका क्वेश्चन। तो देखिए इसका क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं करना, क्योंकि हमने पूरा डायग्राम बना बना करके एक एक चीज समझाई है स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर को लेकर के, है ना। तो अगर वो क्वेश्चन फिर गलत होगा तो फिर दिक्कत होगी, है ना। क्योंकि देखिए इन क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता, बहुत आसान रहते, बहुत बड़ा सा लिखा रहेगा, लेकिन जब आपको अभी हम बताते हैं उसमें कुछ कुछ चीज आपको देखनी है, सारा कुछ देख करके परेशान नहीं होना। बहुत जो कुछ कुछ पॉइंट्स है उसको उठा लीजिए, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा तुरंत, ठीक है। देखिए जो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज होता है उसमें हम रीडिंग कैसे निकालते हैं, उसमें रीडिंग हम लोग इस तरीके से निकालते हैं कि जैसे दो हमारे पास में यहाँ पर स्केल होती है, एक होती है मेन स्केल की रीडिंग और एक होता है जो इसमें वर्नियर लगा होता है, मतलब इसमें सर्कुलर लगा होता है, तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग, है ना। तो CSR उसको लिखते हैं हम लोग, CSR।
तो मेन स्केल की रीडिंग और सर्कुलर स्केल की रीडिंग, तो इन्हीं दोनों को हमको ऐड करते हैं तो हमको टोटल रीडिंग मिलती है। लेकिन जो सीएसआर में रीडिंग आती है उसको हमको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, क्योंकि लीस्ट काउंट के हिसाब से हमारा एक्यूरेट वैल्यू देने का होता है, इसलिए तो इसको बनाया गया है। तो लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई, तो कभी भी जब रीडिंग निकालनी है, चाहे इसकी हो चाहे वर्नियर में हो, वर्नियर में चेंज ये रहता है कि मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो सेम यहाँ पर भी रीडिंग निकालने के लिए मेन स्केल की रीडिंग और सर्कुलर स्केल, क्योंकि इसमें सर्कुलर होता है उसमें वर्नियर होता है, तो दोनों में बस थोड़ा अंतर है, कॉन्सेप्ट सेम है दोनों का, है ना। देखिए अब समझिएगा, मेन स्केल क्या होता है जिसको हम लोग मुख्य पैमाना कहते हैं। तो मुख्य पैमाने पे क्या दिखा रहा है, तीन चिन्ह दिखा रहा है, समझिएगा। कभी आपको चिन्ह में कह देगा, कभी सेंटीमीटर, कभी एमएम, कभी कैसे भी कह सकता है। तो अब हम इसका ऑप्शन देखते हैं पहले, क्योंकि ऑप्शन में भी बहुत जरूरी है इसका देख लेना, ताकि हम उसी हिसाब से अपना सोल्यूशन भी करें। तो ऑप्शन भी हम आपको लिख दे रहे हैं, ठीक है। 242 सेंटीमीटर, 0.356 सेंटीमीटर, 0.0356 सेंटीमीटर, ठीक है, और 0.0242 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास में चार ऑप्शंस दिए गए, यानी कि सारे आंसर हमारे सेंटीमीटर में दिए गए हैं, तो जो हम सोल्यूशन करेंगे वो भी सेंटीमीटर में ही करेंगे। फिर देखिए, स्क्रू गेज का मुख्य पैमाना मिमी यानी कि एमएम में अंशांकित है। मुख्य पैमाना, मुख्य पैमाना क्या है, मुख्य पैमाना यानी कि मेन जो स्केल है हमारी, वो किसमें दी गई है, एमएम में दी गई है, एमएम में दी गई है। छोटा छोटा एमएम बना है, बाकी सेंटीमीटर वगैरह उस पे नहीं बना, केवल एमएम बना है। तो एमएम में बना है, और क्या कह रहा है कि मुख्य पैमाना पर तीन चिन्ह, कितना चिन्ह, तीन चिन्ह। तो तीन चिन्ह और एक चिन्ह कितना है, एक एमएम, क्योंकि एमएम में दिया गया है तो एक चिन्ह एक एमएम का होगा, और तीन चिन्ह दिया गया है, तो इसको हम कह सकते हैं कि मेन स्केल की जो रीडिंग आती है वो हमारा 3 एमएम आती है। कितना आती है, 3 एमएम आती है। या फिर इसको हम, इस फॉर्मूले को ऊपर रखिएगा, या फिर इसको हम 0.3 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। भाई एमएम को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से भाग कर दीजिए, चेंज हो गया। अब हमारा एमएसआर निकल गया। रीडिंग निकालने के लिए तीन चीज चाहिए, एमएसआर, सीएसआर और लीस्ट काउंट। तो एमएसआर हमारा मेन स्केल का रीडिंग तो निकल गया आसानी से। उसके बाद देखिए लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे। लिस्ट काउंट समझिए, लिस्ट काउंट हमेशा निकलता है जो वृत्तीय पैमाना होते हैं उस पर कितने खाने हैं, कभी 50 खाना, कभी 200 खाना, कभी 100 खाना, यही सब आपसे ज्यादा कहेगा। तो इस पे कितने हैं, 100 बराबर खाने हैं। तो 100 बराबर खाने हैं, तो एक खाना कितने का होगा, बस वही आपका लिस्ट काउंट होता है। छोटा, वो मिनिमम वैल्यू जो उस इक्विपमेंट से नापी जा सकती है, वही उसका लिस्ट काउंट होता है। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे लिस्ट काउंट, तो देखिए लिस्ट काउंट निकालने के लिए, लिस्ट काउंट हाँ एलसी, हाँ ठीक है, लिस्ट काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पर करेंगे 1/100, 1/100, यानी कि एक भाग कितना होगा, ठीक है। तो लिस्ट काउंट निकालेंगे 1/100। ऐसे ही अगर आपको 200 कहता है तो 1/200 कर दीजिए, अगर 50 कहता है तो 1/50 कर दीजिए। उसी से करके आप लिस्ट काउंट उसका निकाल सकते हैं जो हमारे पास में स्क्रू गेज दिया गया होता है। तो बस इसको डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 0.01, और ये किस में आएगा, एमएम में आएगा। देखिए ये हमारे पास, ये जो 1 लिखा ना, आप सोचेंगे 1 कहां से आ गया, भाग क्यों कर रहे हैं, ये 1 एमएम है, 1 एमएम। और ये जो 100 है ना, वो 100 वृत्तीय पैमाने पर बना हुआ है। तो जब इसको हम ऐसे ऐसे करके घुमाते हैं एक राउंड पूरा, यानी कि 100 भाग इसको घुमाते हैं, तब 1 एमएम जो हमारा स्टड होता है वो आगे बढ़ता है, 1 एमएम। तो इसीलिए हम निकालने के लिए कि एक भाग उसका एकदम छोटा भाग निकालने के लिए उसको डिवाइड कर दिए 1 एमएम को, तो ये कितना आ गया, इतना एमएम आ गया, ठीक है, इतना एमएम आ गया। अब अगर हम इसको सेंटीमीटर में लिखें तो 10 से और डिवाइड कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, 10 से और डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.001। तो इतना सेंटीमीटर, इसका क्या हुआ,
लिस्ट काउंट हो गया। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात। अब लिस्ट काउंट भी हमको मिल गया, अब हमको सीएसआर चाहिए। सीएसआर कितना दिया है भाई? सीएसआर में रीडिंग कितनी है? सीएसआर में रीडिंग है 60 चिन्ह। 60 चिन्ह, तो 60 चिन्ह को 60 चिन्ह ही यहाँ पर रखते हैं, इसको आप चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं चेंज करेंगे? क्योंकि आप लिस्ट काउंट निकाल लिए हो, लिस्ट काउंट में आपको एक वैल्यू दिख रही है, यहीं से इसको ये वैल्यू बन जाएगी। तो आपको यहाँ पर 60 ही रखना, अब यहाँ पर 60 mm नहीं रख देना है, क्योंकि 60 mm इसको रखेंगे या 60 मान लीजिए कि उसको सेंटीमीटर में बदल के रखेंगे, तो क्या होगा उससे कि ये सेंटीमीटर में ये सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होकर के वो एरिया बन जाएगा, और ये एरिया यहाँ पर नहीं निकलना है, लेंथ निकलनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए रीडिंग कैसे निकालेंगे, ये आपको समझा रहे हैं, बाकी इतना समझाना नहीं चाहिए था, जल्दी से करना चाहिए था। अब कैसे लिखेंगे, रीडिंग कैसे निकालेंगे? एमएसआर कितना था? 0.3 सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं सीधे। सीएसआर कितना था? 60 चिन्ह, और लिस्ट काउंट कितना था? 0.001। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए जरा, तो 0.3 प्लस इसको आप मतलब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? आपके पास में आएगा 0.06, है ना? एक बार आप करके चाहे देख लीजिएगा। देखिए 60 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 60 आएगा, और 3 संख्या के बाद 0 लगाना है, मतलब पॉइंट लगाना है, तो 60 आएगा यहाँ पर, और 3 संख्या के बाद आपने दशमलव लगा दिया, तो ये आ जाएगा इतना टोटल। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। अब अगर इसको जोड़ लिया जाए तो ये टोटल आ जाएगा 0.360। चलिए 0 यहाँ पर भी लिख दीजिए, सॉरी उसको लिखना चाहिए, है ना, क्योंकि लिस्ट काउंट है तो उतने पॉइंट तक लिखना चाहिए, है ना। जितना पॉइंट हमारा लिस्ट काउंट है उतना वैल्यू आती है। लिस्ट काउंट हमारा 3 अंक तक है, मतलब 3 अंक तक है दशमलव के, तो 3 अंक तक आएगा। तो 0.360 क्या आया? सेंटीमीटर। तो ये क्या हमारा आंसर हो सकता है? कोई ऑप्शन में तो है ही नहीं। अरे बाप रे सर, आपने तो गड़बड़ कर दिया, कैसे करेंगे, कैसे कर? देखिए शून्य त्रुटि यहाँ पर दिया गया है, तो शून्य त्रुटि जब भी देगा, हर बार नहीं देता क्वेश्चन में, कभी कभी देता है, तो कभी कभी जब भी देगा तो आप जैसे शून्य त्रुटि क्या दिया? +4, यानी कि जो आपका इक्विपमेंट है वो 4 चिन्ह आगे भाग गया है, जो सही रहना चाहिए था उससे, यानी कि 0 0 नहीं है। ठीक है, तो 4 चिन्ह आगे भाग गया है, तो उससे क्या होता है, जैसे कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई चीज नाप रहे हैं, ठीक है, आप कोई चीज नाप रहे हैं, और उधर आपने फंसाया, और इधर आपने नापा कि 1 मीटर है, लेकिन आपको मालूम चला कि इधर ये थोड़ा सा इतना 2 सेंटीमीटर बढ़ गया था, तो 2 सेंटीमीटर बढ़ गया था, तो आप इधर क्या करेंगे? 2 सेंटीमीटर घटाएंगे, तभी आप निकाल पाएंगे। तो उसी तरीके से ये 4 चिन्ह जब बढ़ गया था, तो हम अपना एक्चुअल वैल्यू जो निकालने के लिए इस 4 चिन्ह को घटाएंगे। किसमें से? जो हमारी ये अभी वैल्यू आई है, ये हमारी सही रीडिंग नहीं है, ये थोड़ा एरर के साथ रीडिंग है, तो एरर जो है, शून्यांक त्रुटि जो है, उसको हम इसमें से हटाएंगे, फिर हमको एक्चुअल और सही वैल्यू मिलेगी। कैसे मिलेगी देखिए, तो हमारे पास में जो शून्यांक, सॉरी, शून्यांक त्रुटि दी है, कितना दिया है? +4 दिया है, तो +4 दिया है, तो हम इसको अभी 4 मान के चलते हैं, तो 4 चिन्ह दिया है और 1 चिन्ह है, और ये शून्यांक त्रुटि कहाँ आती है? 4 चिन्ह कौन आगे बढ़ता है? जो सर्कुलर स्केल होती है, तो उसका लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद ही घटाते हैं, क्योंकि चिन्ह में दिया है, और चिन्ह को हमको पहले चेंज करना पड़ेगा मिमी में, यानी कि एमएम में या फिर सेंटीमीटर में, तो उसके लिए हमको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद। तो लिस्ट काउंट ये है, इससे हमने मल्टीप्लाई किया, अब ये सेंटीमीटर में निकलेगा वैल्यू, तो अगर आप इसको करेंगे तो 0.004 आएगा। कितना आएगा? 004 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि इतना आगे बढ़ चुका है, तो जो कि इतना का एरर दे रहा है, तो इसको हम कम करेंगे। जब प्लस देगा तो आपको घटाना है, कभी कभी माइनस भी देगा, माइनस देगा तो आपको उसको जोड़ना है। ठीक है, चलिए भाई घटाइए। हमारी जो मेन वैल्यू थी 0.360, इसमें से घटाना है 0.004 को। ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 0, और ये कितना आएगा? सेंटीमीटर। तो 0.356, 356। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखिए,
और इस तरीके से इसके क्वेश्चन को करना है। मेन स्केल की रीडिंग और फिर सर्कुलर स्केल की रीडिंग और साथ में लीस्ट काउंट निकालना बहुत आसान है ना। जो भी सर्कुलर स्केल पे जितना भी भाग दिया रहे, 100 भाग दिया तो 1 से भाग कर दीजिए उसको, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। अगला क्वेश्चन लिखा है कि एक बंदूक एन गोलियां प्रति सेकंड फायर करती है। अरे समय भी होने वाला है। तो एक बंदूक एन गोलियां प्रति सेकंड फायर करती है, जिसमें प्रत्येक का मान एम है। मतलब बंदूक है, ठीक है, बंदूक है, तो ये एन गोलियां फायर करती है। कितना? एन गोली, हर सेकंड एन गोली निकाल देती है, मतलब 15-20 तो हर सेकंड में, है ना। जिनमें प्रत्येक का मान, एक गोली का मान, एक जो गोली है उसका जो मान है, ठीक है, जो मास है वो कितना है? एम है। प्रत्येक गोली का द्रव्यमान एम है और वेग, और अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी उसकी वी है। क्या है? वेलोसिटी उसकी वी है। गोलियों द्वारा बंदूक पर लगाया गया बल, गोलियों द्वारा बंदूक पर लगाया गया बल आपसे पूछ रहा है कि वी एन एम होगा या फिर एम वी अपॉन एन होगा, एम वी एन का स्क्वायर होगा, या फिर एम वी स्क्वायर अपॉन एन होगा। ठीक है। संवेग का क्वेश्चन ये भी है, जितना धक्का से गोलियां आगे जाएंगी उतना ही धक्के से बंदूक को पीछे धक्का मारेंगी। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं संवेग, हम कैसे जानेंगे भाई? देखिए, P बराबर हमने कहा होता है एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कितना है भाई हमारे पास में? देखिए, एक गोली का मास कितना है? एम, और हर सेकंड में एन गोली निकलती है। तो एक सेकंड का अगर हम निकालें कि एक सेकंड का मास कितना होगा जो इस बंदूक से बाहर जा रहा, जो इस बंदूक से बाहर जा रहा है, कितना होगा? एक सेकंड का, पर सेकंड का हो जाएगा, पर सेकंड का हो जाएगा एन एम, यानी कि एन इंटू एम, क्योंकि एक गोली का मास एम है और एन गोली निकल रही है, तो एक हर सेकंड में इतना मास बाहर निकल रहा है बंदूक से, है ना, हर सेकंड में। और उसका जो ये मास निकल रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है? इतनी है। तो मास, मास यानी कि m, तो m की वैल्यू क्या है यहाँ पर? n और m इतना है, और ये आपका ये है, और वेलोसिटी कितनी है? देखिए, एक सेकंड, वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी तो आपकी v ही है, तो ये हो जाएगा v। तो टोटल कितना आ जाएगा जो हर सेकंड इस बंदूक पर फोर्स लग रहा है, जैसे कि हर सेकंड धड़ 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 कितना फोर्स लग रहा है, तो वो आपका हो जाएगा एन एम वी। क्या हो जाएगा? एन एम वी, क्योंकि ये मास है, हर सेकंड का मास है, और ये वेलोसिटी है उस चीज की। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन। इसको वी को इधर कर लीजिए, बस आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है ना, कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में आपको, तो दिमाग में रखिएगा कि कैसे क्वेश्चन ये सॉल्व होगा, है ना। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। आज कितने क्वेश्चन हम लोग करेंगे? चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, दो बस। इसके बाद क्या है, किसी लेंस की क्षमता, एक लेंस है, ठीक है, उसकी क्षमता दिया गया है, पावर दिया गया है, लेंस की पावर कितना दिया गया है? -4 डायोप्टर है। तो यह जो लेंस है वो अवतल लेंस होगा कि उत्तल लेंस होगा कि अपसारी लेंस होगा कि ए तथा सी, ए तथा सी, यानी कि ए होगा एंड सी होगा। मतलब ऑप्शन की बात कर रहा है, ये ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है, ये डी ऑप्शन है ना। तो दोनों ए और सी दोनों, बताइए भाई क्या होगा इसका? बताइए, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा, ये बताया ना, सही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जब भी पावर आपका, यानी कि पावर मतलब लेंस की पावर, लेंस की पावर किस में मेजर की जाती है? डायोप्टर में मेजर की जाती है।
तो माइनस में होती है तो कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है, एकदम दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है, जिसको हम लोग कॉनकेव लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कॉनकेव। कॉनकेव, नॉट कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स होता है उत्तल लेंस। ठीक है, समझ गया कि नहीं? चलें आगे बढ़े, इसको हटाएं। चलिए सर, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? यदि F जो बल है वो F, वेग v तथा समय t, ठीक है, समय t को मूल भौतिक राशियां मान लिया जाए। डायमेंशन का क्वेश्चन कई बार करा चुके हैं इस तरीके के क्वेश्चन, है ना? क्या किया गया कि बल को, वेग को, समय को मूल भौतिक राशि मान ली जाए तो घनत्व का विमीय सूत्र, किसका पूछ रहा है भाई? घनत्व का पूछ रहा है। घनत्व का विमीय सूत्र आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कहा गया घनत्व का विमीय सूत्र क्या होगा? ऑप्शन दे दे। चलिए पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद ऑप्शन देते हैं, है ना? देखिए कैसे इसको करेंगे। घनत्व का आपसे पूछ रहा है तो हमने कई बार कहा है, पहले आप तो जानिए कि घनत्व का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, है ना? जो जर्नल में होता है। तो घनत्व का जो होता है, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, वो आपका होता है मास अपॉन, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान यानी कि m का पावर 1 या फिर m सीधे सीधे कह दीजिए, है ना? और द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन का क्या होता है? L की पावर 3, लेकिन ये अपॉन में है तो L की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारे घनत्व का। अब ये कह रहा है कि अगर जो हमारे पास फोर्स है, वेलोसिटी, इनको भौतिक राशि मान ली जाए तब क्या होगा? तो जो m है, L है, भौतिक राशि तो पहले यही है ना? तो इसके हिसाब से निकाला गया। लेकिन अब क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन कई बार पूछा है कि अगर हम इनको मान ले तब क्या होगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, जो ये दिए गए हैं इनका हमको पहले डायमेंशन फॉर्मूला लिखना होता है। तो देखिए, जो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, बल का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? m यानी कि मास। मास के बाद होता है आपका m इंटू क्या होता है? m इंटू ए। तो ए का क्या होता है? आपका -1। माइनस में नहीं नहीं नहीं, 1 क्यों होगा? क्योंकि स्क्वायर रहता है ना, मीटर पर स्क्वायर होता है ए का एक्सेलरेशन का, तो ये हो जाएगा। इसके बाद वेग, वेग का क्या होता है? L माइनस एल टी -1 हो जाएगा। और समय का क्या होगा? समय का तो टी का टी ही रहेगा। ठीक है, बस अब आपको कुछ नहीं करना। ये पहले पहला स्टेप यही है, पहला इसको लिखिए फिर इसको। इसके बाद क्या कीजिए कि जो आप का रो है ना, इसको मान लीजिए इन तीनों के मल्टीप्लाई के फॉर्म में, और जिस लाइन से दिया है उसी लाइन से। जैसे f को मान लीजिए कि f की पावर a, फिर v दिया है तो v की पावर b, और फिर t दिया है तो t की पावर c। अब इसी abc की वैल्यू आपको निकालनी है ना? इसी abc की। तो रो आपको क्या दिया था? रो का जो डायमेंशन फॉर्मूला था m, चलिए इस पे ऐसे लिखिए, m की पावर 1, l की पावर -3 और t की पावर 0। जो नहीं होता है वो पावर 0 होता है। ठीक है, उसके बाद अब इसी तरीके से इसका लिखिए। f का क्या है? f का है हमारे पास में m l t-2 की पावर a। ये पावर a बाहर में आपको लगाना पड़ेगा। फिर उसी तरीके से दूसरा v का क्या है? l-1 और पावर में b। फिर उसी तरीके से t का क्या है? c, पावर में c। अब क्या करना है? m को एक साथ, मतलब m की जितनी पावर है, l की जितनी पावर है, t की पावर जितनी, सबको साथ करना है और कंपैरिजन करना है। तो अगर हम लिखें, ध्यान से देखिए, तो m कहाँ है? केवल यहाँ पर एक जगह है। और अगर ये ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये पावर इसकी आएगी a। तो m की पावर केवल और केवल a होगी। l की पावर क्या होगी? l की पावर क्या होगी? देखिएगा, l की पावर आपकी होगी, यहां से a आएगी, यहां से b आएगी। तो यहां पर हो जाएगा a प्लस b, क्योंकि पावर जुड़ जाती है जब बेस सेम होता है। तो ये हो जाएगा l प्लस, मतलब a प्लस b। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद है t। तो t की पावर क्या आएगी? t की पावर तो ज्यादा आएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है? -2a
-2a यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा -b, ठीक है सर, -b, और यहां से निकलेगा +c, ठीक है। तो अब इसको और इसको कंपैरिजन किया जा सकता है। तो m की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है, 1 है, मतलब सॉरी a है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि a बराबर 1 होगा, a बराबर 1 होगा। अब उसी तरीके से l के लिए देखिए, यहाँ पर है कि l प्लस b बराबर कितना होगा, -3 होगा, माइनस को भी साथ में लेना है ना, -3 होगा। अब यहाँ से हम थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, a की वैल्यू हमको मालूम है 1 है और b इज इक्वल टू -3। देखिए a की वैल्यू हमने बस रख दी, तो इसको थोड़ा अगर और सॉल्व कर लें, इसको उधर भेज दें, तो b बराबर हमारे पास में ये हो जाएगा माइनस में, तो ये -4 हो जाएगा, तो b बराबर -4 आ गया। अब हम तीसरा इक्वेशन अपना लिखते हैं, ये वाला क्या है, -2a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर पावर 0 है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ से c की वैल्यू चाहिए, क्योंकि a और b की तो हमको मिल गई है, c की वैल्यू चाहिए। तो c की वैल्यू कैसे निकाला जाए, चलिए यहाँ जगह बनाते हैं, ठीक है, c की वैल्यू निकाला जाए। तो हमको मालूम है a की वैल्यू 1 है, तो हम इंटू 1 रख देंगे। हमको b की वैल्यू मालूम हो गई है -4, तो -4 रख देंगे, प्लस सी तो निकालना ही है 0 बस। इसको सॉल्व करेंगे -2, इसको सॉल्व करेंगे +4, और यहाँ पर आ जाएगा c इज इक्वल टू 0। इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 2 + c इज इक्वल टू 0, और इस 2 को अगर आप उधर भेज देंगे तो ये आपका हो जाएगा -2, ठीक है। तो c की भी वैल्यू हमारे पास में आ गई। तो अब रो का जो डायमेंशन फॉर्मूला था इस टर्म में आपको लिखना था, यही आपका फॉर्मेट था। तो f की पावर a और a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 आप लिखे चाहे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद v यानी कि वेलोसिटी जो दिया गया था, तो v की पावर क्या है b, और b की वैल्यू आपको दिया गया है -4, तो -4 लिख दीजिए। उसके बाद t की वैल्यू क्या है -2। तो डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा घनत्व का, अगर फोर्स, वेलोसिटी और टाइम हमारी भौतिक राशियां हो तो उसका फॉर्मूला यही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालना है। ऐसे कई क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं और दिए भी हैं आपको करने के लिए, तो आप सभी लोग इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखें, ताकि ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में देखने को मिलता है तो आप उसको तुरंत करें, और आएगा, डायमेंशन का क्वेश्चन तो आना ही आना है ना। अब क्या है भाई, चलिए, अभी काफी क्वेश्चन हो चुके हैं, हम आपको एक छोटा सा होमवर्क देते हैं, ठीक है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपने देखा नहीं होगा कि, देखिए बताते हैं क्या इसमें मजेदार है। यदि आयतन, प्रसार, और सबको आंसर करना है, ठीक है, आयतन प्रसार गुणांक, जिसको हम लोग कॉफिशिएंट ऑफ क्यूबिक एक्सपेंशन कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ क्यूबिक क्यूबिक इज एक्स टाइम्स ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ सुपर एक्सपेंशन। एक सेकेंड, चलिए हम पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं पहले हिंदी में, फिर उसके बाद इंग्लिश में लिख देंगे, है ना, ताकि उससे कंफ्यूजन ना हो। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का एक्स, ये एक्स है आपका, ठीक है, ये क्या है, एक्स, गुना हो तो एक्स का मान, ऑप्शन है 3, 2.5, 1.5 और 2, ठीक है। अब यही क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिख लीजिए, क्या है क्वेश्चन, इफ कॉफिशिएंट को शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, कॉफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन इज एक्स टाइम्स coefficient ऑफ
सुपरफिशियल एक्सपेंशन then the value of x is, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों वाले बच्चों के लिए हमने लिख दिया है। अब सबको बताना है, ठीक है, सबको कमेंट करना है और सबका जवाब आना चाहिए, चाहे आप जहां से इसको देखें ढूंढे, लेकिन आप हमको बताएं इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है और क्वेश्चन मजेदार क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया और आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू में आया है, यही मजेदार है ना। तो इसको कीजिएगा, ये भी आपके बुक का क्वेश्चन है, बुक के जितने भी क्वेश्चन है आप लगाइए, बहुत मजा आएगी और इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। उसको सॉल्व कीजिए और खूब प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी फॉर्मूला दिमाग में रखिए और मॉडल पेपर लगाइए, ठीक है। जितना भी टाइम बचा हुआ है उसमें आप मॉडल पेपर टाइमर अभी तक अगर आपने नहीं किया, हमने बहुत पहले से बोल के रखा है, टाइमर लगाइए और उसके बाद एक एक मॉडल पेपर को सॉल्व कीजिए, क्योंकि आप पूरा एक का सोल्यूशन देख चुके हैं। तो आपको क्या करना है, टाइमर लगाना है, पहले क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक सॉल्व करना है और देखना है कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। ऐसे पहला मॉडल, फिर दूसरा मॉडल पेपर, फिर तीसरा, ऐसे करके सारे मॉडल पेपर को लगाना है कई कई बार, है ना। तो उससे आपका क्वेश्चन होगा और समय, कितने समय में हम कितना कर पा रहे हैं और कैसी प्रैक्टिस है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। तो ये काम करना है, बाकी अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट्स में, और ये आंसर सबका आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।